हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। ओके, फिगर ऑफ स्पीच आप सभी को ध्यान है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे आस्क होता है, स्कूल एजुकेशन में आस्क होता है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं भाई, उनके लिए भी, जैसे वो बीए कर रहे हो या फिर एमए कर रहे हो, और नेट्स जैसा जो एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी तरह से डेफिनेशंस वगैरह आस्क हो जाती है कई बार। बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है ना, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है वो किसी भी स्टेट के ले लो, आप किसी भी स्टेट के ले लो, चाहे राजस्थान के आरपीएससी, यूपी का देख लो, यूपीपीएससी, एचपीएससी, सब देख लीजिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जिस भी लेवल के, सब में मोस्टली आती है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, आप बीए कर रहे हो या फिर आप एमए कर रहे हो, तो भी आपके लिए यूज़फुल वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट, आप स्कूलिंग कर रहे हो अभी, तो आपके भी ये जैसे 2 या 3 मार्क्स का डेफिनेशन के रूप में आ जाता है, और फिर आपसे 1-2 एग्जांपल्स लिखवा लिए जाते हैं। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सेपरेट वीडियो है ये आप सभी के लिए यूज़फुल होने जा रही है, क्योंकि कंटेंट एक ही है। चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैं सिंप्लीफाइड रूप में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बस उसको समझना है। आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में जैसे कुछ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर कौन सी, मतलब, या फिर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ओके, फिर आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये किस फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है। समझ रहे हो आप? तो हर लेवल के लिए नोट्स हैं, ये आप सभी के लिए नोट्स हैं, इनको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। डिटेल्ड में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लेवल्स। मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है कि हर एक, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आपका जो भी लेवल है, मीन्स आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्कूल में हो अभी, ओके, 11th-12th में, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूँ, ये जो फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो हैं ये 2 पार्ट में आएंगी। ठीक है, मैंने 30 फिगर ऑफ स्पीच सेलेक्ट करे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आस्क होते रहते हैं। ओके, 30 फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस वीडियो हम 15 फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम जो बची हुई 15 जो फिगर ऑफ स्पीच है उन पे बात करेंगे। तो 30 जो मोस्ट फेमस, मोस्ट रिपीटेड जो फिगर ऑफ स्पीच है, हम उनका कलेक्शन मैंने आपके लिए मैटर तैयार करा है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, इन दिस वीडियो हम कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पे बात कर लेंगे। एलिट्रेशन, रिपीटिशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रफी, हाइपरबोली, ओनोमोटोपोइया, पैराडॉक्स, पन, एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, इमेजरी और एपिग्राम। देख लीजिए, ये इस वीडियो लेक्चर में हम इन 15 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिएगा, और पूरा जो अटेंशन है, जैसे समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ओके। आपका जब लेक्चर ले रहे हो आप, तो आपका जो मेन जो अटेंशन है वो सिर्फ जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उस पर होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। देखो, सिमली पे बात करते हैं। सिमली और जो मेटाफर होते हैं मोस्टली कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं पोइट्री में। देखिए, सिमली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिससिमिलर थिंग्स, जो सिमिलर नहीं है, समान नहीं है, 2 असमान चीज़ों से तुलना की जाती है। देखिए, 2 असमान चीज़ें हो सकती है, एक्शंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है। तो कंपैरिजन किसके बारे में होगा? 2 असमान चीज़ें, डिससिमिलर थिंग्स, एक्शन, फीलिंग्स। ओके,
दिस इज डन बाय यूज ऑफ सच वर्ड्स लाइक और एज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिमिली का जब आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में या फ्रेजेस में या इन लाइंस में लाइक और एज, ये दो वर्ड ध्यान से देख लो, लाइक और एज जोड़कर अगर कंपैरिजन करा हुआ है ना तो मोस्टली सिमिली का यूज़ होता है उस जगह पे, ठीक है, कंपैरिजन होता है। और देख कंपैरिजन के साथ में क्या लाइक और एज का यूज़ किया जाता है साथ में। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री है, उसकी एक लाइन है, देखो, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं भाई घूमता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, किसकी तरह, एज ए क्लाउड। तो आपने देखा होगा उन्होंने एज का यूज़ करा है। तो इस लाइन में ये पोइट्री, इस लाइन में ये कंपैरिजन है उन्होंने किससे करा है, आई वंडर, मैं भाई घूमता रहता हूँ भाई, लोनली अकेला घूमता रहता हूँ, एज ए क्लाउड, जैसे कि एक बादल घूमता रहता है। तो खुद का कंपैरिजन किससे करा है, बादल से करा है। तो एज का यूज़ करा है, देखो उन्होंने एज, मैंने क्या कहा था, सेंटेंस में, लाइन में या फ्रेज में एज और लाइक का अगर यूज़ होता हो तो सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगी। देखो रॉबर्ट बर्न्स की बहुत फेमस लाइन है, फेमस पोइट्री है ये, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, मेरा जो प्यार है वो किसकी तरह है, रेड रेड रोज की तरह है, एकदम लाल लाल गुलाब की तरह है। तो खुद के प्यार को किससे कंपेयर करा है भाई, गुलाब से, लाइक ए रेड रेड रोज। तो लाइक, देखो लाइक का वर्ड यूज हो रहा है इसमें भी। तो कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, ओके, हुआ। और लाइक और एज का भी यूज होगा उसमें, ओके। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सेंटेंस कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं तो एग्जाम्पल्स पे भी ध्यान दीजिएगा। सिमिली अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। देख लीजिए 3 एग्जाम्पल्स और देख लीजिए सिमिली के। एज ब्रेव एज लॉयन, वो तो बहादुर है, शेर की तरह है। तो उसका कंपैरिजन किससे करा, शेर से करा है। किससे करा, शेर से करा है। ब्रेव है, बहादुर है, शेर की तरह। तो एज भी साथ में यूज करा है ना तो सिमिली होगा। शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, वो एकदम नाइटिंगेल की तरह गाना गाती है। तो उसका कंपैरिजन किससे करा है, नाइटिंगेल से करा है। लाइक का यूज़ भी करा है। देखो कंपैरिजन करना और फिर लाइक और एज का यूज़ भी करना साथ साथ, ठीक है। एज लाइट एज फीदर, एकदम हल्का है, किसकी तरह, फीदर की तरह, पंख की तरह, ये लो। तो एज का यूज हुआ ना इसमें भी, तो कंपैरिजन हुआ दो डिसिमिलर थिंग्स के बारे में। तो और साथ साथ एज और लाइक का भी यूज होता है तो वहाँ पे सिमिली होगा। तो होप करता हूँ सिमिली आपको समझ आ गया होगा। भाई मैटर जो है, कंटेंट है, मेन चीज़ हमको ये जो डेफिनेशन है इसको समझना है और एग्जाम्पल समझना है। किसी भी तरह से आस्क हो सकता है, अगर आपकी जो डेफिनेशन क्लियर है माइंड में तो आप आराम से कर दोगे। तो होप करता हूँ अच्छे से समझा दिया सिमिली को आपको मैंने। अब बात करते हैं मेटाफर, ओके। इसमें भी कंपैरिजन होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। किसी भी लाइक और एज वर्ड्स हैं जो इनका यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट कंपेयर करा जाता है किसी चीज़ से, ठीक है, ठीक है। देखो in this figure of speech in which a word or phrase directly compares two unrelated things without using like or as, मैंने क्या कहा आपको, डायरेक्टली कंपेयर होंगे विदाउट यूजिंग वर्ड्स। कौन से, लाइक और एज का यूज नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, ठीक है, टू डिसिमिलर थिंग्स या अनरिलेटेड थिंग्स से। देखो टाइम इज ए थीफ, टाइम को क्या बताया गया है भाई, चोर बताया गया है, ओके। टाइम इज ए थीफ, तो टाइम का कंपैरिजन किससे करा है, थीफ से करा है। देखो द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जो संसार है ये क्या है, एक मंच है, स्टेज है। बहुत पॉपुलर पोइट्री, आपने ध्यान में होगा आपके, द 7 एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर के, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो उनका जो प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया हुआ है। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जो पूरा संसार है क्या है, एक स्टेज है, क्या है, मंच है। तो पूरे संसार का कंपैरिजन किससे करा है, एक मंच से करा है। देखो कंपैरिजन डायरेक्ट हो रहा है, कोई लाइक और एज का यूज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। हर वर्ड्स वर ए नाइफ, उसके जो शब्द थे वो एकदम चाकू की तरह थे, खंजर की तरह थे। तो उसके शब्दों की तुलना किससे करी है,
चाकू से करी है। तो कंपैरिजन कर दिया टू डिसिमिलर अनरिलेटेड थिंग से विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। हिज हार्ट इज ए स्टोन, उसका जो दिल है वो पत्थर का है। तो उसके दिल का कंपैरिजन कैसे कर दिया, डायरेक्ट कंपेयर करा है, ठीक है। तो उसका जो दिल है वो पत्थर की तरह है, तो कंपेयर करा है ना पत्थर से, उसका दिल पत्थर की तरह। देखो द क्लास रूम इज ए जू। कई बार टीचर्स कहते हैं ना ऐसे सामने से गुजरते हैं तो शोर होता रहता है क्लास में, भाई ये क्लास तो एकदम चिड़ियाघर है, मतलब ठीक है। तो पूरी क्लासरूम को किससे कंपेयर कर दिया भाई, जू से कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर होता है, डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे मेटाफर होता है, ठीक है। होप करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको चीज़ें। चलिए अलिट्रेशन, ओके। अलिट्रेशन आप ध्यान से सुनिएगा। देखो अलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड स्पीच साउंड्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ध्यान से सुन, देखो एक शॉर्टली एक इसको हम डिफाइन करें तो रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ये डेफिनेशन ध्यान में रख लिया आपने। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप किसी पोयम में कुछ सेम वर्ड्स को एक साथ रिपीट होते हुए देखते हो, नियर बाई वर्ड्स, अगल बगल में जो शब्द हैं उनकी जो जो लेटर्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होंगे ना भाई वो एकदम जैसे डब्लू, ये जैसे वर्ड्स एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब साउंड भी सिमिलर कर रहा है और उनका जो फर्स्ट लेटर जो है ना, ध्यान से सुनो, फर्स्ट लेटर होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे आप। देखो द वाइल्ड विंड्स विस्क्स टू द वेस्ट। अब देखो वाइल्ड विंड्स वेस्ट, इनमें डब्लू डब्लू डब्लू, तो ये तीनों साथ आ रहे हैं ना। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सेम लेटर्स सुन लो मेरी बात, कॉन्सोनेंट्स में आप लेटर्स समझ लो, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। देखो हाँ, ए आई ई ओ यू को इनको साइड में रख दीजिए, वॉवल्स को। बाकी देखो जो और अदर जो बच गए सब, पोइट्रीज में आप देखेंगे जो कुछ वर्ड्स हैं वो एक साथ अगल बगल में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे पोइट जो है वो अलिट्रेशन का यूज़ करता है। वाइल्ड विंड्स विस्क, देखो इसमें हम देखें, अगर इस लाइन में अगर हम देखें तो क्या है भाई, विंड, वाइल्ड में डब्लू है, इसमें भी विंड्स है और फिर विस्क। तो एक तरीके से ये इस लेटर की रेपिटेशन हो रही है और अगल बगल में ही हो रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसी लाइंस को, ऐसे फ्रेज को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, अलिट्रेशन कहेंगे। अब हम कह देंगे, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि ये जो है इसमें अलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है। देखो द फेयर ब्रीज ब्लो, ब्रीज ब्लो, हवा बह रही है, ब्रीज ब्लो, ब्रीज ब्लो, ठीक है, ब्रीज ब्लो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी अलिट्रेशन यूज हुआ है, सेम लेटर्स आस पास में होते हैं ना जब। देखो 5 miles मेंडरिंग विद ए मेजी मोशन, ये एस.टी. कॉलरिज की पोइट्री थी, कुबला खान उसमें से है। मेजी मोशन को अगर हम देखेंगे तो मेजी मोशन, तो थोड़ा सा साउंड भी सिमिलर हो रहा है और लेटर्स देखो एम एम तो पास पास आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम अलिट्रेशन को प्रिफर करते हैं, ठीक है। शी सेल्स बाय द सी शोर, तो इस पूरी लाइन में क्या है भाई, अलिट्रेशन का यूज हुआ है। शी सेल्स, वह बेचती है क्या, सी सेल्स, जो समुद्र के पास जो शेल्स होती है ना उनको, बाय द सी शोर, क्या है, हाँ सी शोर, समुद्र के किनारे पे। देखो सी सेल्स शेल्स जो वो सीपे टाइप सी होती है ना। देखो तो पूरी लाइन में अगर हम देखें तो साउंड भी सिमिलर सा हो रहा है और जो लेटर्स हैं जैसे एस वर्ड है ये भी रिपीट हो रहा है लाइन में। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज, हम क्या मानेंगे कि यहाँ इस लाइन में एलिट्रेशन यूज करा है पोइट ने, ठीक है। शी सेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। द वाइल्ड विंड वाइब्ड वाइल्डली, अब देखो
द वाइल्ड विंड, जो तेज हवा है, ओके, वाइब्ड, ये वाइल्डली, एकदम बहुत तेजी से वाइब्ड कर देती है, वाइल्डली, क्रूरता से एकदम, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें www, तो एक तरीके से जो लेटर्स हैं जो भी हैं ये आसपास हैं सारे, और क्या कर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको कहते हैं एलिट्रेशन। सेम साउंड मिलेगा और जो वर्ड्स होंगे वो आसपास में होंगे दोनों, ओके, उनके लेटर्स जो होंगे स्टार्टिंग के वो भी समान होंगे, थोड़ा सा कई बार हम जब उनको प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड भी सिमिलर सा महसूस होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग और ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, तो आपने देखा होगा क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे के अगल बगल में ही तो है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको अलिट्रेशन। चलो अब हम बात करते हैं ओनोमोटोपोइया पे। सुन लो इसको भी ध्यान से। ओनोमोटोपोइया इज अप्लाइड टू ए वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स whose sound seems to resemble the sounds its donate, hiss, buzz, rattle, crackle, etc. अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो एक बार और थोड़ी सी एक लाइन कंप्लीट कर दूँ। इन विच वर्ड इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ ए थिंग। अब सुनो, मैं बहुत इजीली आपको समझा देता हूँ, आपने ये जो है ये आपको नोट कर लेनी है डेफिनेशन। अब इसको एक्सप्लेन मैं आपको इजी लैंग्वेज में कर देता हूँ। समटाइम्स आप जब पोइट्री में या फिर किसी भी टेक्स्ट में आप कुछ नेचुरल साउंड्स को मेंशन देखते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, पोइट्री टेक्स्ट हो जाए या फिर और टेक्स्ट हो जाए, उनमें जब पोइट कुछ नेचुरल साउंड्स जो नेचर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ओके, तो नेचुरल साउंड्स, बस ज़्यादा हिंदी करने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल साउंड्स जो हैं वो पोइट मेंशन करता है कई बार, ओके। तो उन्हीं नेचुरल जो साउंड्स अगर टेक्स्ट में यूज़ हो रखे हैं, मानो उस लाइन में यूज़ हो रखे हैं, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, ठीक है, तो किसी लाइन में हो सकता है या फिर कोई 3-4 कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, उनमें हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नेचुरल थिंग्स को जब पोइट जब यूज़ करता है तो उनके साउंड को क्या करता है, अपने को बताता है। तो ऐसी कंडीशन में ओनोमोटोपोइया होता है। देखो अब मेरी बात ध्यान से, आपने कई बार पोइट्री में ये वर्ड देखा होगा बज़। तो बज़ एक नेचुरल साउंड है जो कौन प्रोड्यूस करता है भाई, बी प्रोड्यूस करती है, मधुमक्खी। तो आपने पोइट्री में बज़ देखा होगा, तो जब आप देखेंगे कि अच्छा है यहाँ तो बज़, ये तो नेचुरल साउंड है, और ये नेचुरल साउंड तो कौन प्रोड्यूस करती है, एक बी प्रोड्यूस करती है, ओके। तो यहाँ तो पोइट ने ओनोमोटोपोइया का यूज़ कर रखा है कि हाँ सर ने कहा था जब पोइट्री टेक्स्ट में कुछ ऐसे नेचुरल साउंड्स का यूज़ होता है, ठीक है, नेचुरल साउंड्स का यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ओनोमोटोपोइया, ठीक है। देखो क्रैश, साउंड ऑफ ब्रेकिंग, टूटने की आवाज़ आती है जब, जैसे क्रैश, कई बार पोइट्री में वर्ड लिखा होता है क्रैश, ओके, पूरी लाइन होती है तो बीच में कोई वर्ड आ जाता होगा क्रैश। तो यहाँ पे तो पोइट क्या बताना चाह रहा है, उस साउंड के बारे में बताना चाह रहा है। तो क्रैश काय का साउंड है, देखो साउंड ऑफ ब्रेकिंग, किसी चीज़ के टूटने का साउंड है। तो किसी भी नेचुरल थिंग का जब भी साउंड अगर पोइट्री टेक्स्ट में आ रहा हो तो वहाँ पे ओनोमोटोपोइया होगा। देखो हिस, कई बार पोइट पूरी जब कभी कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो ये वर्ड लिखता है हिस। तो हिस काय का साउंड है भाई, साउंड ऑफ ए स्नेक मेक्स। हाँ, स्नेक, कई बार पोइट पोएम में किसी स्नेक के बारे में बता रहा है या फिर किसी भी नेचुरल थिंग के बारे में बता रहा हो, भाई ध्यान से सुनो, तो उसने हिस वर्ड का यूज़ कर दिया, हिस। तो अब हमारे को दिमाग लगाना है कि यार यहाँ हिस वर्ड का यूज़ हुआ है, और अच्छा तो पोइट ने क्या बताना चाह रहा है, पोइट ये बताना चाह रहा है कि ये नेचुरल जो साउंड है ये मैंने यहाँ पे यूज़ करा है हिस का, तो ये हिस साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए ये तो एक स्नेक जब आवाज़ करता है तो हिस ऐसी आवाज़ होती है, मियाऊं। तो मियाऊं जो है ये आप सभी को ध्यान है, पोइट ने लिख दिया मियाऊं, तो यहाँ पे आप कंफर्म हो गए, हाँ ये साउंड तो एक बिल्ली प्रोड्यूस करती है, साउंड ऑफ ए कैट।
टिक टॉक, अब टिक टॉक वर्ड यूज करा है किसी भी लाइन में पोइट ने, तो आपको क्या इंडिकेट करता है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक? साउंड ऑफ ए क्लॉक, घड़ी, घड़ी के साउंड को क्या करता है, इंडिकेट करता है। समझ में आ गया? अब आ गया समझ में कि जब पोइट किसी भी नेचुरल थिंग को, किसी भी नेचुरल थिंग हो सकती है, वो नेचुरल कोई भी थिंग हो गई भाई, कोई भी चीज़ हो गई, उसको जब पोइट्री टेक्स्ट में जब कुछ वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है और वो साउंड हमारे को दिमाग में, अच्छा ये साउंड तो भाई ये इस चीज़ का साउंड है, देखो वुफ, वुफ ये साउंड है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? बार्क ऑफ ए डॉग, जब एक डॉग भौंकता है ना तो वुफ इस तरीके से का साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, देखो क्लैप, क्लैप भी एक तरीके से एक नेचुरल थिंग है, हम जब क्लैप करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो साउंड मेड बाय हैंड्स हिटिंग टुगेदर, ये साउंड कब आवाज़ प्रोड्यूस होता है भाई? जब हम अपने दोनों हाथों को एक साथ हिट करते हैं ना, तब प्रोड्यूस होता है। देखो द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स, ये लाइन आ गई, सुनना मैंने क्या कहा था, द बीज बज्ड, तो बीज है जो मधुमक्खियाँ, जो मक्खियाँ, ये क्या है भाई? बज्ड, बज्ड आप समझते हो, भिन भिना रही है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे अब आपको कंफर्म हो गया, ये तो एक नेचुरल साउंड का यूज करा है पोइट ने। तो इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? ओनोमाटोपोइया का। द डोर क्रैक्ड अपॉन, गेट को एकदम जोर से जब लगाते हैं तो एक क्रैक्ड की आवाज़ होती है ना, तो यहाँ पे हम समझ गए, और यहाँ तो एक नेचुरल थिंग का यूज़ करा है पोइट ने, तो ये ओनोमाटोपोइया। होप करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है? बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, वीडियो लेक्चर लेंदी ज़रूर हो सकता है, मगर पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑल इन वन इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके। पर्सोनिफिकेशन, चलो बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पोइट्री में। देखो दिस इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देखो ईदर एन inanimate or animate object are given human qualities, feelings, actions or thoughts called personification। आपने हिंदी में कई बार देखा होगा, मानवीकरण अलंकार सुना होगा आपने, ठीक है? सिमिलर चीज़ें हैं कुछ। देखो हिंदी से कनेक्ट नहीं करना हमको, क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। बस आपको एक तरीके से मैं एक चीज़ को लिंक कर रहा हूँ, बाकी आपको उसको नहीं वो करना है, अप्लाई करना है, ठीक है? देखो पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है, देखो दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ईदर देखो एन इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट और एनिमेट, किसी भी सजीव या देखो इनएनिमेट निर्जीव या फिर एनिमेट सजीव, किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु को हम कंपेयर कर देते हैं ह्यूमन से, उसकी क्वालिटीज़ से, उसके इमोशन से, या किसी भी तरीके से कोई भी उन दोनों की तुलना कर देते हैं। एक तरीके से तुलना मीन्स उनको एक सिमिलर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सिमिलर मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। जब पोइट, प्लीज़ ध्यान से सुनो, जब पोइट किसी भी इन एनिमेट चीज़ की बात कर रहा होगा, जो चीज़ है तो निर्जीव, बट उस निर्जीव जो भी थिंग है उसको वो ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दे, ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती है, जो भी इमोशन, फीलिंग्स या कोई भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर दे, तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि जब किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी जाती है या फिर उसको ह्यूमन की तरह बता दिया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है भाई? वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। देखो द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, हवा है वो विस्पर्ड कर रही है थ्रू द ट्रीज। क्या कर रही है भाई? हवा है, हवा क्या, वो पेड़ों के बीच में विस्पर्ड कर रही है, मतलब फुसफुसा रही, मतलब कुछ हल्की फुल्की आवाज़ कर रही है, बात कर रही है। विंड कभी बात करती है क्या? नहीं करती ना। तो ह्यूमन क्वालिटी, ये तो बात कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं ना। तो जो विंड है वो ट्रीज़ के थ्रू, क्या विंड जब ट्रीज़ के पास से गुजर रही है तो वो ऐसा
मतलब हमको अज्यूम हो रहा है कि वो बात कर रही है विस्पर्ड। अब विंड बात थोड़ी ना करती है, बात तो ह्यूमंस करते हैं। तो विंड को हमने ह्यूमन क्वालिटीज दे दी, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया? और एग्जांपल देखो, द लीव्स वेव्ड एट मी। पेड़ों की जो पत्तियां हैं उन्होंने मेरे को वेव करा, हाय। तो पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिलती हैं, तो पेड़ों की पत्तियां हाय तो वेव थोड़ी ना करती है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना करती है पेड़ों की पत्तियां। लेकिन वेव तो कौन करते हैं? ऐसे हेलो वेव। तो इस तरीके से हम करते हैं, ये ह्यूमंस करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया। लीव्स को, इन पत्तियों को किसकी क्वालिटी दे दी? किसकी? ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी। ह्यूमंस करते हैं ना वेव। तो इस तरीके से कुछ ह्यूमन की क्वालिटीज निर्जीव या इनएनिमेट चीज़ों को दे दी जाए, तब वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सोनिफिकेशन। देखो, द लीव्स वेव्ड एट मी, ठीक है। टाइम फ्लाइज, समय है वो भाई उड़ जाता है, भाग जाता है। अब भागता कौन है भाई? भागते तो ह्यूमंस हैं। तो यहाँ पे पोइट ने टाइम को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी। टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ जाता है, भाग जाता है, जल्दी जल्दी गुजर जाता है। ओके, ह्यूमन क्वालिटीज हम किसी भी चीज़ को दे देते हैं जब वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। द क्लाउड्स वेप्ट ऑल डे, ये बादल आज पूरे दिन वेप्ट, रो रहे हैं। रोता कौन है? ह्यूमंस रोते हैं। लेकिन पोइट ने किसी भी नेचुरल थिंग को, इन चाहे वो एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो, उसको ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे दी, ह्यूमन फॉर्म दे दी, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। भाई बहुत इजीली बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। जॉन कीट्स की एक पोएम है, आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा, टू ऑटम। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रखा है, मेटाफर्स का यूज़ कर रखा है, सिमलीज का यूज़ कर रखा है, कंपेरिजन्स कर रखे हैं काफ़ी। ओके, ये मैंने आपके लिए एक अलग से लिखा है कि जैसे जॉन कीट्स की एक पोइट्री टू ऑटम, कभी समय मिले तो पढ़ना, ठीक है। तो समझ में आ गया पर्सोनिफिकेशन बहुत अच्छे से? होप करता हूँ आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पे बात करते हैं, ध्यान से सुन लेना इसको भी। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच seems self-contradictory or absurd or impossible but reveals a deeper truth when we think about it carefully। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये डेफिनेशन इजी है, समझ में आ गई? देखो, पैराडॉक्स क्या होता है? एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है जो हमको डिसिमिलर लगता है। यार ये क्या कंपेयर कर दिया, ये क्या बारे में बात कर रहा है, यार ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये तो यार थोड़ी सी एब्सर्ड, थोड़ी सी जटिल है। जब हमारे माइंड में इस तरीके के, जो मैंने आपको अभी बताया, ऐसे थॉट्स आते हैं किसी भी लाइन को, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने पे, तो वहाँ पे जो पोइट क्या यूज़ करता है? पैराडॉक्स, जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ करता है। इस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें विरोधाभास सा दिखता है हमको। विरोधाभास, यार ये एक तो पोइट ये कह रहा है और इधर एक ये कह रहा है, ये क्या बात हो गई? या तो एक ही बात कर ले यार, लेकिन ये तो डबल डबल बात कर रहा है। लेकिन हम जब डीप मीनिंग में जाते हैं उसके, जब हम डेप्थ में जाते हैं उसके, तब हमको पता चलता है कि पोइट ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी का मीन समझ में आ गया आपको? यही होता है दो डबल चीज़ों की बात करना, ठीक है। तो डबल चीज़ों की बात करना जो इम्पॉसिबल सी हमको सीम होती है, प्रतीत होती है, वहाँ पे जो पोइट है वो पैराडॉक्स का यूज़ करता है। देखो अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल, लेस इज मोर, कम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पोइट ना, यहाँ एक तो कह रहा है कम और कह रहा है बहुत ज़्यादा है, तो दो चीज़ें हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इम्पॉसिबल सी सीम होती है हमको, ठीक। तो यहाँ पे पैराडॉक्स है। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे काइंड बनने के लिए भाई क्रूअल बनना पड़ेगा। काइंड, मेरे को दयालु बनने के लिए, दयालु बनने के लिए क्रूर बनना पड़ेगा। काइंड दयालु, क्रूअल क्रूर। तो मेरे ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, अरे मेरे को दयालु बनने के लिए क्रूर बनना पड़ेगा, तो इम्पॉसिबल से, ये तो अपसाइड, ये तो जटिल सी बात करी, क्या डबल डबल बात कर रहे हैं यार। तो ऐसे जब फीलिंग आए ना आपको, तो वहाँ पे क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पैराडॉक्स होता है। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, ये हेमलेट से लिया हुआ है, शेक्सपियर का एक प्ले है ना, उसमें लाइन है, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे
दयालु बनने के लिए क्रूअल बनना पड़ेगा। वाओ, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यही शुरुआत की अंत है। द बिगिनिंग ऑफ द एंड, शुरुआत भी बोल रहा है अंत भी बोल रहा है, यही शुरुआत की अंत है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पैराडॉक्स है। आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूँ कि आई नो नथिंग, मैं जानता हूँ एक तो, और कह रहे हैं आई नो नथिंग, तो डबल डबल मीनिंग सा हो रखा है और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इम्पॉसिबल सा फील हो रहा है हमको। तो ऐसे लाइन्स में पैराडॉक्स होता है। चाइल्ड इज ए फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जो बच्चा होता है वो फादर होता है एक आदमी का। यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये वर्ड्सवर्थ का कोटेशन है, ये पोइट्री उनमें से लिया गया है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन है, ये क्या है? तो इस तरीके की फीलिंग जब हमारे को आती है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी की, और इम्पॉसिबल सा फील होता है हमारे को, और कन्फ्यूज़न की स्टेट में जब हम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पैराडॉक्स जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ होती है। देखो देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो, वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वतंत्रता है वो गुलामी है। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, जो इग्नोर करते हैं वो, इग्नोरेंस जो है, जो हम इग्नोरेंस करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वही स्ट्रेंथ है। यार ये क्या है, ये समझ रहे हो ये क्या लिख रहा है? वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। युद्ध से तो इतना डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, इतना ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये क्या है? युद्ध, वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। फ्रीडम इज स्लेवरी, जो स्वतंत्रता है वो गुलामी है। और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ध्यान नहीं देना वो स्ट्रेंथ है। वाओ, जॉर्ज ऑरवेल का ये नॉवल है 1984, उसमें ये लाइन है। ओके, तो यहाँ पे ये पैराडॉक्स यूज़ हुआ है। देखो बहुत अच्छा कोटेशन है, आ सकता है एग्जाम में। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। बहुत बढ़िया नॉवल है, बहुत पॉपुलर नॉवल है। उसमें से ये लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये सबसे बढ़िया टाइम है, एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, ये सबसे घटिया टाइम है। दो, एक तो कह रहा है, एक तो सबसे बढ़िया टाइम है, और एक कह रहा है कि यार सबसे बेकार, सबसे घटिया टाइम चल रहा है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इम्पॉसिबल सा सीम हो रहा है कि क्या डबल डबल बात कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, बहुत डीप मीनिंग होता है। डीप मीनिंग कभी हम अलग से बात करेंगे। ओके, तो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ये। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, क्या पता है एग्जाम में आ जाए। ओके ओके, एक और, हाँ दो और देख लीजिए। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, तुम क्या मनी को सेव कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो इसको स्पेंड करके, उड़ा उड़ा कर। पैसे तुम सेव कर सकते हो, पैसे उड़ा उड़ा कर। देखो ये दो डबल डबल बात हो गई। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, तुम मनी सेव कर सकते हो बाय स्पेंडिंग इट, इसको खर्च कर कर करके, उड़ा उड़ा करके। द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, कॉन्स्टेंट भी लगातार ही होता है, इज चेंज, द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं, समझ में आ गया आपको? ओके, ऑक्सीमोरन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, ऑक्सीमोरन पे। ऑक्सीमोरन देखो, वेयर टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू क्रिएट ए न्यू डीपर मीनिंग। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दो अपोजिट वर्ड्स, ध्यान से सुनो, जब दो अपोजिट वर्ड्स अगल बगल में एक साथ प्लेस हो जाते हैं और वो एक अलग मीनिंग निकाल के दे देते हैं, तो उस स्थिति में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ऑक्सीमोरन होता है। देखो देखो, ओ ब्राविंग लव, ओ लविंग हेट, ओ ब्राविंग लव, ओ लविंग हेट, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। इतना प्यार और फिर इतनी हेट के लिए। तो ये रोमियो एंड जूलियट, ये जो शेक्सपियर का ड्रामा है उसमें से लिया हुआ है, रोमियो एंड जूलियट। ओके, उसमें से लाइन लिखी हुई है। देखो, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, पार्टिंग अलग होना, इज सच स्वीट सोरो, मीठा एकदम दुख है, स्वीट यानी मीठा, अच्छा, सोरो दुख। ये तो क्या अपोजिट सी बात है, जब स्वीट सोरो, अपोजिट सी बात जब
एक साथ प्लेस हो जाती है अगल बगल में और अलग सा डीप मीनिंग जब देती है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीमोरॉन होता है। ये भी रोमियो एंड जूलियट से लिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है। द साइलेंस वॉज लाउड। अब ये आप सोचो, साइलेंस वॉज लाउड, यार ये दो अपोजिट चीज़ें हैं, ये एक साथ बात हो रही है, साइलेंस भी और लाउड भी। तो यहाँ तो यार ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होगी। सर ने बताया था जब दो अपोजिट वर्ड्स जब लाइन में आ जाते हैं अगल बगल में और अलग सा सेंस देते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होता है। डार्कनेस विजिबल है, डार्कनेस विजिबल, अंधेरा दिख रहा है। वाह, तो डार्कनेस भी और विजिबल भी है, दिख भी रहा है, तो ये भी अपोजिट चीज़ें हैं, दोनों साथ साथ यूज़ हो रखी हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होगा। बिटर स्वीट, बिटर यानी कड़वा, स्वीट यानी मीठा, बिटर स्वीट, अरे ये दोनों तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, स्वीट और बिटर, और ये दोनों एक साथ यूज हो गए। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पर तो। ओके, लिविंग डेड, जी रहे और मर, लिविंग यानी जीना, डेड यानी मरना, ये दोनों एक साथ अपोजिट जो वर्ड्स हैं एक साथ यूज हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन हो गया। समझ में आ गया आपको? हाँ, ये डार्कनेस विजिबल जो था ना, ये जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से लिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन यही था। अब बात करते हैं हम एंटीथेसिस पर। दिस इज ए कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन इन मीनिंग। भाई एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, अपोजिशन होता है, एक तरीके से विरोध टाइप सी चीज़ होती है। देखो जहाँ एक भी सुनना ध्यान से, टू अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए सेंटेंस टू हाईलाइट द डिफरेंस एंड क्रिएट एम्फेसिस। भाई दो अपोजिट चीज़ें एक साथ प्लेस हो जाती है किसी सेंटेंस में, और फिर वो क्या करती है, हाईलाइट करती है, किसी चीज़ को हाईलाइट करती है, द डिफरेंस, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को, और एंड क्रिएट एम्फेसिस। एम्फेसिस का मीन्स होता है जोर देना, उस पर हमको दबाव देती है कि भाई जोर डालो, क्या बात है, समझ रहे हो? देखो, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज सिल्वर, बोलना है ना वो एकदम चांदी के समान है, लेकिन चुप रहना है ना, बट साइलेंस इज गोल्डन, वो एक सोने की तरह है, सोने की तरह है। देखो, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, देखो इस तरीके से है। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, देखो कॉन्ट्रास्ट है, दो अलग अलग चीज़ें जब पोइट एक साथ बोल रहा होता है, सुनना मेरी बात, दो अलग अलग चीज़ें जब पोइट बोल रहा होता है, ठीक है, और वो हाईलाइट करना चाह रहा है उसका डिफरेंस को। अब ये डिफरेंस देखो, स्पीच इज सिल्वर, ये यहाँ पे डिफरेंस भी तो निकल रहा है सिल्वर का और गोल्ड का। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, बोलना तो सिल्वर है, लेकिन साइलेंस है ना, जो चुप्पी होती है ना, वो गोल्डन के समान होती है, सोने के समान होती है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, देखो, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, ऐसी बात नहीं कि मैं सीज़र को कम प्यार करता हूँ, ये जूलियस सीज़र से लिया हुआ कोटेशन है, शेक्सपियर का ड्रामा है। बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम को और ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हाईलाइट करा है। उसने ऐसा भी कहा है कि भाई मैं सीज़र, ऐसा नहीं है कि मैं सीज़र को प्रेम नहीं करता, मैं सीज़र को चाहता नहीं हूँ, जूलियस सीज़र को, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं भाई रोम जो मेरा राष्ट्र है उसको ज़्यादा चाहता हूँ। ये जूलियस सीज़र से लिया हुआ कोटेशन है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। तो एंटीथेसिस यही होता है, फिर से देख लीजिए, दिस इज ए कॉन्ट्रास्ट, अपोजिशन, एक तरीके से विरोध, एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सी चीज़ें होती है इन मीनिंग। देखो, टू अपोजिट आइडियाज़ हो जाते हैं, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए सेंटेंस टू हाईलाइट द डिफरेंस एंड क्रिएट एम्फेसिस, ठीक है, ये वाली चीज़ है। चलो, पन, अब हम बात करते हैं पन के ऊपर। पन, ए पन इज ए जोक बेस्ड ऑन द सेम साउंड वर्ड्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग। भाई पन होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से जोकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इज ए जोक बेस्ड ऑन द सम, हाँ, सेम साउंड वर्ड्स, ये सेम साउंड वर्ड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट उनका जो सेम साउंड तो होता है, लेकिन उन दोनों का मीनिंग होता है वो अलग होता है, हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ओके। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन ह्यूमरस वे, एकदम मजाकिया ढंग से यूज़ किया जाता है टेक्स्ट में। इट हैज़ डबल मीनिंग, इसमें डबल मीनिंग होती है, ह्यूमर होता है, हास्य होता है, आयरनी होती है, और वर्ड पे प्ले होता है, ठीक है।
समझ में आ गया? तो मोस्टली ये बात ध्यान रखो, टू सिमिलर वर्ड्स होंगे वो एक साथ प्लेस हो जाएंगे, सिमिलर साउंड सा यूज़, उनका साउंड भी है वो सिमिलर सा सुनने को मिलेगा, लेकिन 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 उनकी जो मीनिंग होगी वो अलग अलग होगी, डबल मीनिंग होगी उनकी। ओके, ये ह्यूमरस वे में यूज़ किया जाता है, हास्य के रूप में। वाई वॉज द कंप्यूटर ओल्ड? एक कंप्यूटर भाई ओल्ड, एक तरीके से ओल्ड, पुराना कैसे हो गया भाई? पुराना कैसे हो गया? इट लेफ्ट इट्स विंडोज ओपन। क्या इस कंप्यूटर ने अपने विंडो को ओपन करा, खुला छोड़ दिया था? क्या कंप्यूटर में विंडो होती है ना, अपन शट डाउन करते हैं, तो भाई वॉज द कंप्यूटर ओनली, पुराना सा कैसे हो गया? इसने अपनी विंडो तो नहीं खुली छोड़ दी। तो एक तरीके से एक ह्यूमरस स्टेटमेंट है, हास्य से भरा हुआ स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमको जब भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ होता है। देखो, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, जो समय है वो एक एरो की तरह भाई उड़ जाता है, भाग जाता है, ओके, चला जाता है। फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना, और जो फ्रूट होते हैं, जो फल वगैरह होते हैं, वो एकदम फ्लाइज जाते हैं लाइक ए बनाना की तरह जाते हैं, सीजन का वो है। ओके, तो यहाँ पे भी डबल मीनिंग अभी हम देखें तो डबल मीनिंग होती है वहाँ पे, दोनों चीज़ें सिमिलर सी सीम होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। बेटर ए विटी फूल देन ए फुलिश विट, बहुत फेमस एग्जांपल है और एग्जाम्स में कई बार ये आता है। कोई कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस स्टेटमेंट में? ये शेक्सपियर का एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसमें से लिया हुआ है। बेटर इज ए विटी फूल देन ए फुलिश विट। हाँ, फुलिश विट। बेटर इज ए विटी फूल, अच्छा है एक ज्ञानी मूर्ख होके रह जाना, देन ए फुलिश विट, उससे जो एक फुलिश विट है, जो बेवकूफ़ है और अपने आप को क्या समझता है, स्मार्ट है समझता है। तो ऐसे कंडीशन में तो मतलब बेटर ए विटी फूल, अपने आप को विटी मतलब चतुर, तेज। ओके, ऐसे में आपको जो आप इंटेलिजेंस है, हाँ ठीक है, आपको पता आपको, लेकिन उससे तो बेटर है अपन जो अपने आप को, वो है भी कुछ नहीं और अपने आप को स्मार्ट समझता है बहुत ज़्यादा। देखो एक्सप्लेनेशन है, ए फूल कैन बी वाइजर देन समवन हु थिंक्स दे आर स्मार्ट। एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो वाइजर होता है, वो भी उससे ज़्यादा, एक मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी बहुत ज़्यादा चतुर होता है। किससे? देन समवन, एक ऐसे व्यक्ति से जो सोचता है, वो थिंक्स दे आर स्मार्ट, जो स्मार्ट हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये पन था अपना। ओके, अब बात करते हैं आयरनी की। आयरनी, ठीक है। Irony is a literary device where the express meaning is different from the literal meaning. ओके, आयरनी में ये होता है कि भाई पोइट ने कोई चीज़ एक्सप्रेस कर दी, लेकिन वो भाई हमने तो समझी है वो वाली चीज़ नहीं है, इसका तो कोई डिफरेंट लिटरल मीनिंग होता है। जब हम डेप्थ में जाएंगे तब समझ में आएगी। ठीक है। इट इज़ ऑफन क्रिएट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीरियंस एंड रियलिटी। ये भाई रियलिटी से एक तरीके से, और अपीरियंस है, अपीरियंस जो होता है ना, देखने की चीज़, जो सामने जो चीज़ दिख रही है वो, और जो वास्तव में जो चीज़ है रियलिटी, उससे उसके बीच में एक कंपैरिजन है, एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट है। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ टेंशन, ह्यूमर और ट्रेजेडी। ठीक है, ये थोड़ा सी टेंशन क्रिएट करता है। जब हम इसको पढ़ते हैं आयरनी को, तो हमारे माइंड में थोड़ी सी टेंशन भी क्रिएट होती है और ट्रेजेडी का सा भी फील होता है कि कुछ थोड़ी सी ट्रेजेडी है इस स्टेटमेंट में, इस लाइन में। देखो, आयरनी आप समझ गए, एक लिटरेरी डिवाइस होता है भाई, वेयर द एक्सप्रेस मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। जो पोइट ने एक्सप्रेस कर दिया ना, उसका भी एक अलग लिटरल मीनिंग होता है। ओके, वो हम कई लोग समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आयरनी जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसका यूज़ होता है। ठीक है, टाइप्स देख लो इसके, 3 टाइप्स होते हैं, वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। देखो, वर्बल आयरनी में क्या होता है भाई, व्हेन राइटर सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। वर्बल आयरनी में ये होता है कि जब पोइट ने एक चीज़ कह दी, लेकिन बस वो चीज़ उसने जो कही है ना, लेकिन अपन ने जो समझी है ना, उसने तो कह दी, लेकिन अब वन थिंग बट मीन्स अनदर, लेकिन उसका पोइट ने तो कह दिया लेकिन उसका अर्थ कुछ और है।
पोइट ने लिख भी दिया, पोइट ने एक्सप्रेस भी कर दिया, लेकिन उसका अर्थ है वो कुछ और है। ऐसी कंडीशन में वर्बल आयरनी होती है। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? व्हेन व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जब कुछ होता है, व्हेन व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जब कुछ वास्तव में होता है, इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ये कोई चीज़ हो गई और फिर कोई चीज़ एक्सपेक्टेड थी हमारे को कि ये ऐसे होनी चाहिए थी, समझ रहे हो? तो ऐसी कंडीशन में सिचुएशनल आयरनी कहलाती है। देखो, व्हाट व्हेन व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जो हो जाता है ना, घटित हो गई ये चीज़, लेकिन हमारे को एक्सपेक्ट कुछ और था कि इस तरीके से होनी चाहिए थी, अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो हमने सोचा हुआ होता है ना, उसके अलावा वो इसको अलग ही तरीके से ये चीज़ घटित हो गई, उसमें सिचुएशनल आयरनी होती है। ड्रामेटिक आयरनी फेमस है। व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर डज नॉट। भाई, जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे होते हैं, नॉवल पढ़ रहे होते हैं, कई बार हम मूवी भी देख रहे होते हैं, मूवी से एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझेंगे आप, तो हमारे को पता हो, कई बार पता चल जाता है कि अब ये होएगा, समझ रहे हो? कि अब या तो ये जो मेन हीरो है, मीन्स, और ड्रामा में मेन कैरेक्टर हो गया, कि अब ये आगे इसके साथ ये होगा शायद, तो हम अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं एक तरीके से, और ये हमारे माइंड में क्या करता है, इट दिस क्रिएट सस्पेंस एज द ऑडियंस इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैरेक्टर्स एक्शन। समझ गए? इजीली भाषा में समझा देता हूँ आपको। ड्रामेटिक आयरनी इसको कहते हैं जब है ना, कैरेक्टर का हमको पता होता है कि अब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो अब आगे ऐसा कुछ हो सकता है, आगे ऐसा कुछ हो सकता है। जब कैरेक्टर को नहीं पता अभी, लेकिन हमारे को पढ़ने के बाद पता चलने लगा कि आगे ये चीज़ ये कहानी ऐसा मोड़ ले सकती है, ये जो मेन हीरो है ये मूवी में आगे जाके इस तरीके से ये कुछ चीज़ें घटित होंगी, तो ऐसी कंडीशन में ड्रामेटिक आयरनी होती है। देखो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। मैं देखो, द वाइफ सेल्स हर हेयर टू बाय ए, ये इसमें ये होगा भाई, इसमें वॉच होगा, एक सेकेंड, हाँ, वॉच, ठीक है, वॉच फॉर हर हस्बैंड, चेन, हाँ चेन होगा भाई, चेन, सॉरी, चेन, ठीक है। ये बहुत फेमस स्टोरी है वो हेनरी की, द गिफ्ट ऑफ मैग। तो इसमें से ये आयरनी बहुत फेमस है। देखो, द वाइफ सेल्स हर हेयर टू बाय ए चेन फॉर हर हस्बैंड्स वॉच। इसमें एक करेक्टर थी, ओके, इसके बाल बहुत सुंदर थे, बहुत येलोविश, बहुत अच्छे अच्छे बाल थे इसके, बहुत स्मूथ सिल्क, अच्छे तरीके से। लेकिन इसको अपने हस्बैंड के इसको था कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करूं। तो इसको ये था, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि इसको ये था कि भाई मैं उनकी वॉच की जो उनकी वॉच की जो चेन है ना, वो अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, ख़राब सी भी है, तो वो पहनते नहीं है, तो मैं एक अच्छी सी उनकी वॉच के लिए एक चेन ले लेती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने, इसके बाल बहुत सुंदर थे, तो इसने क्या करा, द वाइफ सेल्स हर हेयर, उसने अपने बालों को कटवा लिया, उनको बेच दिया, उनसे पैसे ले लिए, ओके। किसके लिए? अपने हस्बैंड के वॉच की चेन के लिए। अब सुनना, ये भी, इसका जो हस्बैंड था वो भी बहुत प्यार करता था इससे, तो इसको भी कुछ देना था उसको। तो इसने क्या करा, द हस्बैंड सेल्स हिज वॉच टू बाय ए कॉम्स फॉर हर हेयर। तो इसने क्या करा, इसको भी कुछ देना यार, इसको दूं तो सही कुछ। तो इसने क्या करा कि यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत सुंदर है इसके, तो इसको भी कुछ देना यार, इसको दूं तो सही कुछ। तो इसने क्या करा कि यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत सुंदर है इसके, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी घड़ी तो काम तो आ नहीं रही अब, तो मैं मेरी घड़ी बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे ना, तो उससे मैं इसके इतने ब्यूटीफुल हेयर्स के लिए मैं एक अच्छे से कॉम्स, कुछ कंघे होते हैं ना अलग अलग तरीके के, वो खरीद लूँगा इसके लिए, तो इसको पसंद भी आएंगे। आयरनी हुई नहीं हुई, उसने अपने बाल कटवा लिए, बेच दिए उसकी घड़ी के लिए कि उसको नई घड़ी दिलाऊंगा, और इसने क्या करा, इसने अपनी घड़ी बेच दी, उसके अच्छे अच्छे बालों की केयर करने के लिए कॉम्स खरीद लिए। अब वो तो ना तो कॉम्स काम आने और ना उसके बाल भी चले गए। तो यहाँ पे सिचुएशनल आयरनी है, द गिफ्ट ऑफ मैगी ओ हेनरी, ठीक है। देखो, जूलियट टेक्स ए स्लीपिंग पोशन, रोमियो थिंक्स शी इज डेड एंड किल्स हिमसेल्फ। ये भाई, ये ड्रामेटिक आयरनी हुई थी, बहुत
दुखद आयरनी थी। रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है इसमें ये चीज़ हुई थी, जब एंड में जूलियट ने क्या किया था, एक पोर्शन मतलब बचने के लिए एक तरीके से एक स्लीप की एक दवा ले ली थी, ओके, पोर्शन ले लिया था एक तरीके से। लेकिन जब भागता भागता बाद में खूब स्ट्रगल करता हुआ रोमियो जब उसके पास गया था ना, तो उसने उसको एकदम ऐसे डेड पोजीशन में पाया, यार ये तो मर गई लगता है। तो इसने क्या करा, रोमियो ने खुद को मार दिया, जबकि जूलियट तो सच में नहीं मरी थी, लेकिन उसने तो बचने के लिए एक बार वो स्लीपिंग का कोई नींद के लिए कुछ लिया था, लेकिन रोमियो को लग गया कि भाई ये तो गई, अब मैं कैसे रहूँगा, तो इसने खुद ही तुरंत खुद को मार लिया। तो यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी हो गई थी, आयरनी हो गई ना, लेकिन वास्तव में थोड़ी ना मरी थी वो। देखो रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर ये जो प्ले है उसमें से लिया हुआ है। अब देखो बहुत फेमस एग्जांपल है ए सिचुएशन आयरनी का, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर समान हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं ना वो ज़्यादा इक्वल हैं और एनिमल्स से। ये एनिमल फार्म जो जॉर्ज ऑरवेल का जो फेमस नॉवल है उसमें से ली हुई लाइन है, ये कोटेशन है, ठीक है, ओके। देखो एक वर्बल आयरनी का भी देख लेंगे तो इसका समझ में आया, तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जो एनिमल्स हैं समान है, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा ही इक्वल हैं औरों से। ये बहुत ही सैटारिकल प्ले है भाई रशिया की पॉलिटिक्स पे, ओके। तो कभी समय मिलेगा तो ज़रूर आपको पढ़ाएंगे, ओके। मार्क एंटोनी से देखो वर्बल आयरनी में क्या होता है, इसमें वर्बल आयरनी में क्या होता है, जो पोइट ने एक्सप्रेस कर दिया ना उससे जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। मार्क एंटोनी से, ये जूलियस सीजर से लिया हुआ एग्जांपल है। ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, जब एंड में जब ब्रूटस मर गया था ना तब ये एंटोनी ने कहा था ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, लेकिन इसका एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इसका मीनिंग अलग था। हमने तो सबने ये समझा कि भैया एंटोनी ने कहा है तो अच्छा है भाई, लेकिन इसका मीनिंग क्या था, आयरनी क्या थी, ही एक्चुअली मीन्स द अपोजिट, इसका अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग था भाई इसका, क्या था, ब्रूटस इज ए ट्रेटर, भाई धोखेबाज था वो, ठीक है, इस तरीके से ये मीनिंग निकलता है। देखो अपस्ट्रफी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपस्ट्रफी पे। एन अपस्ट्रफी इज इन विच पोइट एड्रेस एन इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट समवन और समथिंग दैट इज नॉट देयर लाइक एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और इमोशन। भाई इसको इजीली भाषा में समझा दूँ आपको, ये तो हो गई डेफिनेशन। एपिस्ट्रफी का यूज़ जब होता है जब इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, जो एक्सक्लेमेशन मार्क वो भी देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एपिस्ट्रफी ऐसी चीज़ होती है इसमें पोइट किसी चीज़ को एड्रेस कर रहा होता है, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, लेकिन रियल में वो वस्तु होती है वो वहाँ पर नहीं होती है उस टाइम, ठीक है, दैट इज़ नॉट देयर लाइक एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और इमोशन। वो किसी कोई वस्तु भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है, कोई इमोशन भी हो सकता है। देखो ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर दो रोमियो, ओ रोमियो रोमियो तुम कहाँ पर हो रोमियो, तब ये बोल रहे हैं लेकिन रोमियो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसको एड्रेस करते हुए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एपिस्ट्रफी का यूज़ हुआ। देखो रोमियो नॉट प्रेजेंट लेकिन फिर भी उसको एड्रेस करते हुए हम बोल रहे हैं, यहाँ पे एपिस्ट्रफी का यूज़ हुआ। देखो ओ टाइम यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हे समय, अब समय यहाँ पे थोड़ी ना अपने सामने, लेकिन हम उसको एड्रेस करते हुए कोई चीज़ बोल रहे हैं, ओ टाइम यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हे समय तुमने यार सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो अब समय हमारे सामने थोड़ी ना बैठा है, समय टाइम सामने थोड़ी ना बैठा है, ओके। तो हम उसको एड्रेस करते हुए हम आराम से किसी रूम में बैठे हुए, लेकिन हम टाइम को एड्रेस कर दिए, लो यार समय तूने यार सब कुछ बर्बाद कर दिया, ओ टाइम यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये तो बहुत ईजी है। देखो डेथ, यहाँ पे जो ये बहुत अच्छा कोटेशन है, जॉन डन के पोइट्री है डेथ बी नॉट प्राउड, उसमें से लिया गया है। डेथ बी नॉट प्राउड थ्रू सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल, हे मृत्यु तुम इतना अपने ऊपर प्राउड मत करना, घमंड मत करना, चाहे तुम्हें भले ही लोग माइटी ताकतवर और ड्रेडफुल भयानक बोलते होंगे, लेकिन तुम इतनी भी भयानक नहीं हो, और वगैरह वगैरह, आगे बहुत लंबी पोइट्री है, ठीक है, लंबी तो नहीं है, मतलब इसका मीनिंग आगे खूब आगे है, इस लाइन का आगे बहुत लाइन है, ठीक है। देखो तो ये इस लाइन का अर्थ ये है, डेथ बी नॉट प्राउड,
हे मृत्यु, तुम अपने ऊपर इतना घमंड मत करना, चाहे लोग तुम्हें कितना ही माइटी ताकतवर बोलते हो, ड्रेडफुल कितना ही भयानक बोलते हो, लेकिन तुम इतनी भी ताकतवर नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे मृत्यु सामने थोड़ी ना, लेकिन उसको संबोधन करते हुए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अपस्ट्रफी का यूज़ हुआ है। ओके, तो ठीक है, अब बात करते हैं, अपस्ट्रफी हो गया ना क्लियर, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं हम हाइपरबोली का, ये भी बहुत ईजी है। हाइपरबोली इज एन एग्जीगरेटेड वे ऑफ सेइंग समथिंग टू emphasize a point and create a dramatic effect. It makes something sound much bigger, smaller, faster, worse, etc. than it really is. अब मेरी बात ये तो हो गई डेफिनेशन, इजीली समझ लो। फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो पोइट है किसी भी नॉर्मल सी चीज़ को, जो वास्तव में बहुत नॉर्मल है, बट उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर, बहुत एकदम एकदम डिटेल में उसको एकदम बिगर सेंस दे दे। अरे तो बहुत बड़ी सी चीज़ बता दे उसको, ओके, या कई बार स्मॉल चीज़ बता दे, ओके, कोई बहुत तेज़ चीज़ बता दे। नॉर्मल बात समझिए आप, जब पोइट कोई भी लाइंस में, पोइट्री में, किसी भी टेक्स्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेज, सेंटेंसेस को यूज़ करे जो भाई वास्तव में इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं जितना कि पोइट ने उनको बोल के बता दिया और हमको बहुत बड़े लगते हैं। अतिशोक्ति, आपने हिंदी में सुना होगा ना, अतिशोक्ति, जैसे उससे थोड़ा सा सिमिलर कर सकते हो आप, पूरा लिंक मत करना, उसमें अलग डिफरेंस है, इसमें अलग डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपको एक्सप्रेस की जाएगी, बस इतना ध्यान रखें। देखो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं तो एक हॉर्स खा जाऊँगा पूरा। देखो, तो हॉर्स खाया जाता है क्या पूरा, लेकिन किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्रेस कर दिया, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, समझे। तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी लाइंस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस में हाइपरबोली होता है। शी क्राइड ए रिवर ऑफ टीयर्स, वो भाई वो तो आंसुओं की नदियाँ बहाए जा रही है, आंसुओं की नदियाँ बहाए जा रही है वो। तो एक तरीके से उसके आंसू, मतलब ठीक है रो रही है वो सब ठीक है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि वो तो आंसुओं की नदियाँ बहाए जा रही है, यहाँ पे हाइपरबोली है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, यार मैंने तुम्हें 1000 बार कह दिया। तो 1000 बार थोड़ी ना कहता है कोई, ये तो एक हम यूज़ कर देते हैं, यार मैंने तेरे को कितनी बार कह दिया, यार तेरे को 1000 बार कह दिया। देखिए नेक्स्ट, देखिए, द शूट वॉज हर्ड, वो जो गोली चलाई गई या फिर जो भी धमाका था वो सबको सुनाई दिया, राउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को सुनाई दिया। वाह, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे वर्ल्ड को सुनाई दिया, लेकिन उस हमने इस सेंटेंस को बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस कर दिया। ओके, तो ऐसे चीज़ों में अपस्ट्रफ, ये हाइपरबोली का यूज़ होता है। आई हर्ड ऑल थिंग्स इन दी हेवन एंड इन दी अर्थ, मैंने उन सारी बातों को सुना है, उन सारी बातों को सुना है जो हेवन में हुई है, जो अर्थ में, जो पृथ्वी पे होती है। यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के पोइट ने लिख दी है चीज़ को। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी लाइंस हाइपरबोली कहलाती हैं। चलो अब हम बात करते हैं इमेजरी की। बहुत इजी है, इमेजरी बहुत इजी है। इट इज़ यूज टू क्रिएट विविड पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड। भाई कोई भी पोएम पढ़ रहे हो, अब कुछ इमेजेस चल रही है आपके पढ़ते पढ़ते, पोइट के मानो किसी नेचुरल सीनरी के बारे में बात कर रहा हो, किसी फाउंटेन के बारे में, किसी गार्डन के बारे में, या फिर किसी भी नेचुरल सीनरी के बारे में बात कर रहा हो और आपके माइंड में भी पिक्चर चल रही है, तो ऐसी चीज़ को इमेजरी कहते हैं। भाई पोइट कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है जिससे रीडर के माइंड में भी ये चीज़ें, पिक्चर चले एक। इट अपील्स टू अवर 5 सेंसेस। और जब हम ऐसी पोइट्री पढ़ते हैं, फिर कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हमारे 5 सेंसेस है ना, जो साइट है, साउंड है, और ये स्मेल, टेस्ट, टच, इन सब, ये सब एक तरीके से जागृत हो जाते हैं, एक्टिव से हो जाते हैं, फील आने लग जाती है। यूज्ड टू पॉइंट ए पिक्चर इन रीडर्स माइंड टू इवोक इमोशंस और मूड। तो हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर चल रही होती है जो पोइट कह रहा होता है, और ये हमारे इमोशंस को क्या कर देते हैं, जगा देते हैं। द थंडर रोड अक्रॉस द ब्लैकेंड स्काई। जो थंडर है, जो बिजली है, वो पूरे काले बादलों में इतनी जोर से क्या करी, रोड, ओके, रोड मतलब जैसे शेर रोड करता है ना, दहाड़ता है, वैसे। तो ये भाई हमारे माइंड में भी एक इमेज आ गई कि यार काले काले बादल हो रहे होंगे और बिजली एकदम ऐसे तेज सी निकली होगी, ऐसी आवाज़ आई होगी, तो एक इमेज क्रिएट हो गई ना। ओके,
द चर्च बेल इकोड अक्रॉस द साइलेंट टाउन। वो जो चर्च की जो बेल है वो पूरे साइलेंट टाउन में क्या गूंज रही थी, गूंज रही थी। ओके, तो अब हमको माइंड में चल गया कि एक साइलेंट सा पीसफुल प्लेस होगा, बढ़िया सा जगह होगी, वहाँ पे बीच में एक चर्च होगा, बहुत साइलेंट वातावरण होगा, एटमॉस्फेयर होगा वहाँ का, और एक चर्च की बेल बजी होगी तो पूरे एरिया में वो सुन रही होगी, तो हमारे माइंड में भी सुनने लग जाती है, दिखने लग जाते हैं, ऐसी इमेज बनने लग जाती है। आई फेल्ट ए फ्यूनरल इन माई ब्रेन, आई फेल्ट ए फ्यूनरल इन माई ब्रेन, मैंने मेरे ब्रेन में ही एक फ्यूनरल देख लिया। भाई एमिली डिकिंसन की पोइट्री है, उसका फर्स्ट लाइन है ये। ओके, तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना जब, वहाँ पे इमेजरी होता है। चलो, रिपीटिशन बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है। रिपीटिशन इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइन्स, साउंड्स आर रिपीटेड टू क्रिएट एम्फेसिस। पोइट्री में कुछ ऐसी लाइन्स या सेंटेंस या वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग भी निकल रहा है कुछ, ठीक है, मीनिंग भी निकल रहा है, और वो क्रिएट एम्फेसिस, एम्फेसिस मैंने बताया था ना, जोर देना, तो इस तरीके से हमारे माइंड पे जोर भी पड़ता है। इट इज़ टू क्रिएट रिदम टू बिल्ड इमोशन और सस्पेंस, और एक कई बार रिदम साउंड बराबर करने के लिए, और क्या इमोशन और सस्पेंस, सस्पेंस भी क्रिएट कर देता है, और जो मूड है वो भी इवोक कर देता है। ओके, इमोशंस देखो बहुत फेमस एग्जांपल है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, विलियम ब्लेक की एक पोइट्री है द टाइगर, उसमें से। ओके, तो देखो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो यहाँ पे टाइगर टाइगर में क्या है, रिपीटिशन है, और देखो आपको एंडिंग साउंड भी सेम लग रहा होगा, ब्राइट नाइट। फेमस एग्जांपल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोविंग इवनिंग, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रेपिटेशन का यूज़ हुआ है, दोनों में सेम लाइन है बट दोनों का सेंस अलग है। हाँ, मीन्स मीनिंग है ना जो, वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है। समझ में आ गया आपको? तो रिपीटिशन हो जाता है कई बार वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, लाइन्स का, लेकिन उनका मीनिंग होता है वो डीप होता है, ठीक है, वो मीनिंग को उनका डीप होता है। चलो, रेपिटेशन भी हो गया। अब बात करते हैं एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एक तरीके से एक मेमोरेबल स्टेटमेंट या फिर कुछ फेमस लाइंस या कोट मान लो आप। देखो, एपिग्राम इज ए शॉर्ट क्लेवर एंड विटी सेइंग। भाई एपिग्राम एक छोटी सी एक कहावत मान लो, या कुछ भी कोई कुछ शेर मान लो। ओके, क्लेवर वो काफ़ी, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लेवर चीज़ें होती है भाई, मतलब चतुराई वाली चीज़ें होती है, मतलब इंटेलिजेंसी वाली। ओके, विटी सेइंग, बहुत बुद्धिमत्ता से कही हुई जो चीज़ें होती है ना, वो होती है। ये कोई कोटेशन हो सकता है, कोई शॉर्ट पोएम हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है, कोई शेर हो सकता है, शेरो शायरी शेर, या फिर पोएम हो सकती है। और मेमोरेबल स्टेटमेंट, कोई मेमोरेबल स्टेटमेंट भी हो सकता है, बढ़िया। ओके, इट एक्सप्रेस एन आइडिया इन ए सरप्राइजिंग और अम्यूजिंग वे, एकदम बढ़िया तरीके से सरप्राइजिंगली किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं ये। आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ऑस्कर वाइल्ड का ये कोटेशन है। आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ रेसिस्ट कर सकता हूँ, सब कुछ रोक सकता हूँ, मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ, एक्सेप्ट टेम्पटेशन, लालच के बजाय। लालच नहीं रुकती, समझ रहे हो? तो लेकिन फिर इसमें तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई यार, जब लालच ही नहीं रुक रहा तो आप और चीज़ें भी कैसे रोक लोगे? क्योंकि अगर लालच ही है अगर, तो आप और चीज़ें भी कैसे रोक सकते हो? मानते हो ना आप? चलो देखो, बहुत फेमस एग्जांपल है, सो लॉन्ग एज मैन कैन सी एंड आई कैन सी, है ना? सॉरी, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ एंड आई कैन सीज। ओके, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। एक पोइट्री थी, शैल आई कंपेयर दी, शायद, हाँ, सोनेट 18 है विलियम शेक्सपियर की। उसकी लास्ट लाइन्स हैं जो कोटेशन के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कई बार, और इसका मीनिंग भी डेप्थ में निकलता है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, अपने फ्रेंड को इमोर्टल, ये हाँ, इमोर्टल करते हुए कह रहे हैं कि भाई जब तक इस संसार में लोग सांस ले रहे होंगे और आंखें देख पा रही होगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तुम तब तक जिंदा रहोगे, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो मैं पोएम लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये सब जब आगे पढ़ते जाएंगे ना तो तुम्हारे को क्या मिलेगी? लाइफ मिलेगी, ठीक है? एक तरीके से कोटेशन हो गया। देखो, 3 में कीप ए सीक्रेट
इफ़ 2 ऑफ देम आर डेड, 3 जो जने हैं वो सीक्रेट को कीप कर रख सकते हैं, सीक्रेट को सीक्रेट रख सकते हैं। कब? जब दो उनमें से 2 जने हैं ना वो क्या हो जाए, मर जाए। तो ऐसा कहावत है कि मतलब कहते हैं कि भाई सीक्रेट 3 जने होते हैं ना वो कभी भी नहीं रख पाते हैं। तो अगर जब उनमें से 2 मर जाएं तो वो एक बंदा है, फिर वो क्या सीक्रेट ही रखेगा? फिर तो अगर 3 है तो बात तो शेयर हो जाएगी। ये वाला है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ये है। देखो, यूथ इज़ वेस्टेड ऑन दी यंग। जो यूथ है वो एक तरीके से वेस्ट हो चुका आजकल यंग के लिए। मतलब जवानी है ना वो आजकल जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या हो गई है, वेस्ट सी हो गई है भाई। मतलब जवानी के वो चीज़ें नहीं रही है आजकल, एक्साइटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें वगैरह जो जवानी में होती हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सब नहीं हो पा रही हैं आजकल। तो एक तरीके से वो वाली स्टेटमेंट है जीबी शाह का ये। चलो, तो होप करता हूँ आपको ये जो पोइट्री है, ये सॉरी पोइट्री क्या, आपका ये जो पोइट्री का सेगमेंट है फिगर ऑफ स्पीच, ओके, फिगर ऑफ स्पीच, हमने 15 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर ली है भाई। आप सभी को ध्यान है, 15 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लिया है जो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आ जाएंगे भाई। और ये वीडियो लेक्चर ज़रूर लेंदी हो चुका है बट वर्थ इट है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया एक एक चीज़ को, एक एक डेफिनेशंस को, भाई डेफिनेशन और एग्जांपल ही बताने होते हैं, आराम से ये 40 मिनट में हो जाता है वीडियो, ओके। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई हैं सारी चीज़ें, एकदम एकदम बहुत नेचुरल वे में आपको एक्सप्रेस कर दी कि आप भूलेंगे नहीं अब कभी। अगर आपने पूरी अटेंटिवली आपने अगर लेक्चर को देखा होगा। तो हमने 15 कर लिए हैं, 15 जो एक्स्ट्रा जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के सेशन में करेंगे ज़रूर, ओके। तो होप करता हूँ आपके लिए जो वीडियो सेशन है बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा। कोई भी डाउट रहा हो, कुछ भी आस्क करना हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की, अच्छे कंटेंट लाने की, आपके लिए जो यूज़फुल हो वो लाने की कोशिश करता रहूँगा। और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो आप तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।